हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि रोज़ सुबह 8 बजे 10 का डोज रेगुलर आपको दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और 10 का डोज की जो क्लासेस हैं उनके क्वेश्चंस का लेवल बेहतरीन है। एक बेहतरीन लेवल के प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं। बेहतरीन लेवल के प्रश्न डिस्कस करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पेपर में जो अच्छे प्रश्न आते हैं और वो प्रश्न हमसे छूट जाते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे, उन प्रश्नों को हम लोग कैसे पेपर में जाके डील करेंगे। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जो हमारे पास बेहतर से बेहतर ऑप्शंस हैं, हम उनको उपयोग करते हैं। तो 10 का डोज पढ़ने का मतलब 10 का डोज पढ़ना जरूरी क्यों है, ये भी रोज का रोज आपको समझना भी है। 10 का डोज आपके भविष्य को बदल सकता है, आपकी नौकरी में चमत्कार कर सकता है। अब आप कहेंगे सर मेरी नौकरी में कैसे चमत्कार करेगा? भैया आपको नौकरी दिलाने में चमत्कार कर सकता है। मतलब ये एक चमत्कारी डोज है। इससे कभी क्या हो जाए आपके जीवन में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि इस 10 के डोज में पर डे 10 चैप्टर को कवर किया जाता है। मतलब 10 चैप्टर के प्रश्न लिए जाते हैं और अलग अलग तरीके के प्रश्न होते हैं। और सबसे खास बात कि 2022 के पेपर के प्रश्न होते हैं। पेपर कोई भी हो, प्रश्न यही होंगे, 100% गारंटी है। आप एक बार विश्वास करके 10 के डोज की सारी क्लास पढ़ के कोई भी पेपर देने जाइएगा, फिर वापस आके मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या 10 के डोज के जैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते आपके पेपर में? सब कुछ यही पूछा जाता है, सब कुछ यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है तो कहाँ पे करना है? 10 के डोज की क्लास पे पर डे सुबह 8 बजे इसको जरूर ज्वाइन करो। इसके नोट्स बनाओ, इसके एक एक क्वेश्चन को समझो। नॉर्मल लेवल के प्रश्न हम नहीं डिस्कस करेंगे, हम उसी लेवल के प्रश्न डिस्कस करेंगे जिनका कोई लेवल होगा जो पेपर में पूछे जाएंगे। पेपर कोई भी हो, प्रश्न यही होंगे, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, या यूपी गवर्नमेंट का हो, या अन्य किसी अदर स्टेट का हो। सारे जगह के हम लोग 2022 के पेपर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। पेपर सारे के सारे डिस्कस किए जाएंगे। जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे जहां पे हमें कंफ्यूजन होता है। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर नौकरी चाहिए तो ये क्लास कभी छूटनी नहीं चाहिए। अगर जॉब चाहिए तो 10 का डोज कभी छूटना नहीं चाहिए। हम रोज सुबह 8 बजे मिलते हैं, आप भी 8 बजे मिलो। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर चैप्टर वाइज क्लासेस भी प्रारंभ की जाएं। हाँ बच्चों, आप लोगों की डिमांड है और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहा तो बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज क्लासेस भी स्टार्ट होंगी, क्योंकि हमने बीच में रोक रखी हैं। इससे बहुत सारे बच्चों को लॉस तो हो ही रहा, मैं समझ रहा हूँ। चैप्टर वाइज ना पढ़ाने से उन बच्चों को लॉस हो रहा है जिन्होंने कहीं नहीं पढ़ रखा है। जिन्होंने कहीं मैथ नहीं पढ़ी है उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। 10 का डोज तो उनके लिए जिन्होंने पढ़ रखा है कहीं ना कहीं से। अब जिन्होंने कहीं से नहीं पढ़ रखा उनके लिए क्या करना? उनके लिए चैप्टर वाइज क्लासेस चलाई जाएंगी। फिर भी जितनी क्लासेस मैं पढ़ा चुका हूँ, परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, एसआई की, सीआई की, नंबर सिस्टम की, ये सारी क्लासेस आप पढ़ो। उसके बाद हम ये रेगुलर करते हैं, ठीक है? रेगुलर करते हैं बहुत जल्दी। चलिए आइए प्रारंभ किया जाता है। पहला प्रश्न, प्रश्नों का लेवल आज कुछ अलग अंदाज होगा। एक खतरनाक अंदाज पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ा जाए भैया। एक एक प्रश्न की लैंग्वेज, एक एक प्रश्न की फीलिंग को बिल्कुल दिल से समझिएगा, दिल की गहराइयों तक प्रश्न को ले जाइएगा। उसके बाद दिल की गहराइयों से इसको समझने का प्रयास करिएगा कि ये हमसे क्या कह रहा है। कभी भी आप इसकी फीलिंग को समझ गए ना बाबू, तो मतलब आप समझ जाइए कि ये प्रश्न तुरंत लग जाएगा। किसी की फीलिंग को समझो, वो आपके पास जरूर आएगा। इसकी फीलिंग को समझो, ये तुरंत लग जाएगा। ये क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है आपसे, एक दुकानदार 60 संतरे 10 पर 72 में। मतलब एक दुकानदार जो है वो 60 संतरे खरीदता है और किस हिसाब से खरीदता है? 72 रुपए में 10। 72 रुपए में 10 संतरे उसको मिलते हैं और वो 60 संतरे खरीदता है, ठीक। फिर आगे क्या कहा? और समान संख्या के संतरे 12 पर 90 खरीदता है। 60 पहले खरीदा था, 60 फिर से खरीद रहा है। इस बार 12 पर 90, मतलब 90 रुपए में 12 संतरे मिलेंगे, लेकिन वो खरीदता कितना है? 60। फिर क्या हुआ? वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है और लेन देन पर 118 रुपए और खर्च कर देता है और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरे बेचता है
और अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरों को फिर बेच देता है और बेचने पर क्या होता है 26% का लाभ उठाता है। और देखिए बेचने पर उसको 26% का लाभ भी हो जाता है। तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपसे 32 संतरे का विक्रय मूल्य पूछा है ना, बात समझिएगा। आपसे 32 संतरे का विक्रय मूल्य पूछा है ना। आप पहले एक संतरे का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए और जब एक संतरे का विक्रय मूल्य आ जाएगा उसमें जब 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 संतरों का विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन अब इसकी शुरुआत कैसे की जाए? भैया आपको एक चीज बताते हैं कि जब भी किसी भी चीज का भाव निकालना हो तो प्राइस बटे नंबर करते हैं। भाव का मतलब होता है मूल्य निकालना हो। जैसे हमने कहा कि हम 2 पेन 20 रुपए के खरीदते हैं तो एक पेन की कीमत क्या होगी? हमने क्या कहा? हम 2 पेन 20 रुपए के खरीदते हैं तो एक पेन की कीमत क्या होगी? तो आप बताओगे सर जब 2 पेन 20 के लाए हैं, जब 2 पेन 20 के लाए हो आप तो एक पेन 10 रुपए का होगा ना, यही तो बताओगे। तो आपने क्या किया, ऊपर प्राइस रखा नीचे नंबर रख दिया 20/2 और भाव बता दिया, एक पेन का भाव 10 रुपया है। बस यही चीज समझिएगा। आप पहली बार में 60 संतरे 10 पर 72, पहली बार आप सीपी करते हो, CP1 कितने संतरे 60, ऊपर प्राइस होगा और नीचे कितना होगा नंबर, 72 पर 10, ऊपर प्राइस नीचे नंबर, कितने संतरे 60। तो 60 संतरे खरीदने में कितने रुपए खर्च होंगे? 432 रुपए खर्च होंगे। 432 रुपए में आपने क्या किया? 60 संतरे खरीद लिए ना। पहली बार कहा 60 संतरे 10 पर 72, मतलब 72 रुपए के 10 मिलते हैं और आप 60 संतरे खरीदते हो। तो हमने कहा 60 गुणे 72/10, तो 60 संतरे का क्रय मूल्य आ गया 432 रुपए। उसके बाद क्या कह रहा है? और समान संख्या के 12 संतरे 12 पर 10, और समान संख्या में फिर से खरीदते हो, समान संख्या में मतलब 60 ही खरीदते हो लेकिन इस बार 90 पर 12, मतलब 90 रुपए में 12 खरीदते हो। तो यहाँ पर कितना रुपया खर्च होगा? 5 9 45, 450 रुपया। कितने संतरे खरीदोगे? 60। अब हमें इन्हें बेचना है तो सबसे पहले आप ये सोचो, आपने टोटल संतरे कितने खरीदे? 120। 120 संतरे खरीदे, कितने रुपए खर्च कर दिए? 882 रुपए। आपने 882 रुपए में 120 संतरे खरीदे। फिर क्या किया? इन संतरों को खरीदने में 118 रुपए और खर्च किए। यही तो कहा, वह लेन देन पर 118 रुपए खर्च करता है, वह लेन देन पर 118 रुपए और खर्च कर देता है। 118 इसमें और जोड़ दीजिए, मतलब आपने टोटल 1000 रुपए खर्च किए हैं 120 संतरे खरीदने में। टोटल आपका 1000 रुपए खर्च हुआ 120 संतरे खरीदने में। अब आप क्या करते हो? आप इन संतरों को बेचते हो। वह अपने द्वारा खरीदे गए सभी संतरों को बेचता है, मीन्स वह 120 संतरों को बेचता है। और यदि पूरे लेन देन पर 26% का लाभ होता है, मतलब जब ये संतरे बेचे तो इसको 26% का लाभ भी चाहिए। भैया समझिएगा, अगर हम यहाँ से एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालना चाहें, एक संतरे का SP, तो आपने 1000 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 120 संतरे खरीदे। जब 1000 को 120 से भाग करोगे तो वहाँ एक संतरे का मूल्य निकलेगा, ठीक। और आप इसको बेच रहे हो क्या? 26% लाभ पर, तो 126/100। काटो जरा से, क्या आ रहा है? एक संतरे का विक्रय मूल्य यहां से निकल के आएगा, 3 0 से 3 0 कटेंगे। ये 3 चौको 12, ये 3 चौको 12, 3 दूनी 6, फिर ये कटेगा 2 दूनी 4 और ये कटेगा 21। तो एक संतरे का SP आ जाएगा 21/2।
एक संतरे का विक्रय मूल्य आ गया 21/2। एक संतरे का विक्रय मूल्य आ गया 21/2। आपको कितने संतरे का विक्रय मूल्य बताना, 32, तो 21/2 गुणे 32 कर दीजिए, तो 32 से कटेगा 16, और 16 एक नम 16 का 6 हासिल जाएगा 1, 16 दूना 32, 1 33, 336 रुपए। एक संतरे का विक्रय मूल्य आया 21/2, एक संतरे का विक्रय मूल्य। यहां से आपको 32 संतरे का विक्रय मूल्य लाना था, तो एक में 32 का गुणा कर दो, तो 32 संतरे का विक्रय मूल्य आ गया कितना, 336 रुपए। यहां से हमने एक संतरे का एसपी निकाला है, यहां से इस वाले मेथड से हमने क्या किया, 1000 को 120 से डिवाइड किया, यहां से एक संतरे का क्रय मूल्य निकलेगा। आप इसको 26% लाभ पर बेचते हो, तो 126/100 कर दिए, तो ये इसका विक्रय मूल्य बन गया, और एक संतरे का विक्रय मूल्य आ गया 21/2। हमें 32 संतरे का विक्रय मूल्य चाहिए था, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भैया, प्रश्न कहाँ आया है इस बात को समझो, और प्रश्न के लेवल को समझो। प्रश्न कहाँ आया है, एसएससी जीडी 2022 के पेपर में आया, और प्रश्न का लेवल सीजीएल मेंस की तरह है। मतलब मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, कि जीडी का पेपर मार्च में है, सीजीएल का पेपर दिसंबर में है, उम्मीद करते हैं दिसंबर तक होने की, सीएचएसएल का पेपर भी जनवरी फरवरी तक होने की उम्मीद करते हैं। तो आप सोचो, अगर ये पेपर अभी होने वाले हैं और हमारी पढ़ाई का लेवल ऐसा नहीं है, तो क्या हम आने वाले पेपर निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। आप ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ने का लेवल बेहतरीन रखो, बेहतरीन लेवल पे मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, टीचर्स की बातों को समझो। देखिए, हर टीचर अच्छा होता है, कोई भी टीचर खराब नहीं होता, सभी मेहनत से पढ़ाते हैं, सबका प्रयास होता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट जरूर हों, वो चाहे मैं हूँ या कोई और हो, सबका यही प्रयास है। सब यही चाहते हैं कि हम जिसको पढ़ाएं वो आगे बढ़े। तो अगर आप उसके लेवल की पढ़ाई नहीं करोगे, तब आपको आगे बढ़ने में परेशानी होगी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जरूर जाएंगे, इनको समझना जरूरी है आपको। आगे बढ़ा जाए, आइए। फिर एक प्रश्न वैसा ही है, सेम। इस बार वाला प्रश्न जो है ये सीजीएल मेंस के पेपर का है, सीजीएल मेंस 2022 के पेपर का है। देखिए, वैसा ही प्रश्न है, उसको जीडी में पूछा गया, और कुछ वैसा ही प्रश्न फिर उसको मेंस के पेपर में पूछा गया। आप समझिएगा क्या कह रहा है। आपको एक चीज ये याद रखिएगा हमेशा, भाव बराबर प्राइस बटे नंबर, प्राइस बटे नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर भाव निकालना है, अगर किसी का भाव जानना है, तो प्राइस बटे नंबर करना होगा। आप कहते हो ना कि वो बहुत भाव खाती है, तो आप कैसे जान जाते हो कि वो भाव खा रही है? मतलब कोई ना कोई तो तरीका होगा आपके पास मापने, या मापने का तरीका, नापने का कोई तरीका, ऐसा कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट आपने बना रखा होगा जिससे आप बता देते हो यार वो हमें नहीं देखती हो, हम भाव खा रही है, छोड़ो उसको भाव खाने दो, हम दूसरे को लाइन मारते हैं। यही तो करते हो ना, तुरंत चेंज कर देते हो। जहाँ देखे कि वो थोड़ा सा भाव खा रही, लाइन चेंज, दूसरे को लाइन मारते हैं, वो भी भाव खा रही, तीसरे को लाइन मारते हैं। एक ही के पीछे लगे रहो, सफलता मिलेगी। अगर बदलते रहे तो सफलता नहीं बदलेगी। ठीक है, अगर आप एक के पीछे रहोगे, मतलब जैसे कि हम जॉब की बात करें, अगर एक जॉब के पीछे रहोगे तो सफलता मिलेगी। अगर जॉब बदलते रहोगे, अपनी पसंद बदलते रहो बार बार, तो जॉब नहीं मिल पाएगी। एक बार सोचो मैं सीजीएल में जाके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, फिर कहो सेल टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगा, फिर कहो सीबीआई इंस्पेक्टर बनूंगा। एक को टारगेट करो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एक को पकड़ के तैयारी करो और लगे रहो लगे रहो लगे रहो, एक दिन सफलता मिल जाएगी। एक दिन जीडी करोगे, एक दिन कांस्टेबल करोगे, एक दिन लेखपाल करोगे, एक दिन टेट करोगे, एक दिन सुपर टेट करोगे, एक दिन सीटेट करोगे, तो यही करते रह जाओगे, जॉब नहीं मिलेगी। एक के पीछे लगो, सफलता चाहिए, हमेशा एक के पीछे भागो। 100% गारंटी के साथ कहता हूं, नौकरी आपकी कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन एक के पीछे लगोगे तभी, बदलोगे तो नहीं, बदलते ही रहोगे। सब जगह वही नियम फॉलो करता है, बदलोगे बदलते रहोगे, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम यही आएगा, यही सोचोगे अब तो कोई भी मिल जाए, जीवन कटता रहेगा। वो जॉब हो या लड़की हो, बात एक ही आती है। लास्ट टाइम इंसान यही सोचता है कोई भी नौकरी मिल जाए, अगर सफाई कर्मी की भी मिल जाए वह भी कर लेंगे। लास्ट में यह था कोई भी लड़की मिल जाए यार, बस जिंदगी कटती रहे, वही होता है।
तो इसीलिए अभी से मेहनत करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में, पूरी आशा है। हम पूरी आशा और विश्वास के साथ कहते हैं तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। आइए अब बात को समझिएगा, इसकी फीलिंग को फिर तक अपने दिल की गहराइयों तक ले जाइएगा और समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की दर से, अन्य 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, सीपी किया। CP1 60 पेंसिल कितने रुपए में, 5 रुपए में 4 की दर से, मतलब ऊपर प्राइस नीचे नंबर। इसको आप काटोगे, ये 15 25 75, मतलब 75 रुपए खर्च किया है कितनी पेंसिल खरीदने में, 60 पेंसिल खरीदने में। फिर CP2 फिर से समान संख्या 60 पेंसिल ही खरीदता है, कितने में, 3 रुपए में 2 की दर से, तो ऊपर प्राइस नीचे नंबर। दूसरी बार में वो खर्च करता है 90 रुपया। 90 रुपया में कितनी पेंसिल खरीद लेता है, 60 पेंसिल। अगर हम टोटल की बात करें तो 120 पेंसिल खरीदने में उसके खर्च हो गए 165 रुपया। ये CP हो गया। 165 रुपए में 120 पेंसिल खरीदा। इतनी बात तो क्लियर होगी, अभी हम लोग क्लियर करके गए हैं ना। दोनों बार खरीदे 120 पेंसिल खरीदने में 165 रुपए खर्च हुए। अब क्या करता है, सबको मिला दिया और उन्हें बेच दिया। उसने क्या किया, 60 पेंसिल 120 पेंसिल को बेच दिया। अब बेचेगा, अब बेचने के लिए उसके पास कितनी पेंसिल हैं, 120 पेंसिल हैं, क्योंकि 2 बार आप अगर खरीदे हो, पहली बार में 60 खरीदे, दूसरी बार में 60 खरीदे, टोटल कितनी खरीदे, 120, तो बेचोगे भी तो 120। ऐसा तो है नहीं 60 अपने घर पे रख लोगे, भाई प्रॉफिट चाहिए तो बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 60 खरीदे 120 खरीदे, 120 पेंसिल को बेच देते हैं। और बेचते क्या है, 4 रुपए में 3 की दर से, 4 रुपए में 3 की दर से। ये 3 चौको 12, 4 चौको 16, 160 रुपए मिलते हैं, 120 पेंसिल बिक जाती हैं। अब समझिएगा भैया, आपने खरीदा था 165 रुपए में 120 और बेचा है 160 रुपए में 120, तो आपको क्या हुआ, हानि हुई। क्योंकि आप खरीद कर आए थे 165 रुपए में और बेचे कितने में, 160 रुपए में, तो आपको लॉस हुआ कितने रुपए का, 5 रुपए का। आपको क्या बताना है, लाभ या हानि परसेंट। लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस गुणे 100 बटे में CP। तो लॉस कितने का, 5 रुपए का, गुणे 100, CP कितना है 165, काटिएगा 5 3 15, 5 1 9 5, मतलब 100 बटे 31% की हानि होगी। ये 100 बटे 31 कर दीजिएगा, 31% की हानि होगी। समझ गए बिल्कुल। दोनों प्रश्न अच्छे हैं, दोनों प्रश्न सेम थे। उसमें कुछ यहाँ पे भी यही, इस वाले प्रश्न में भी कुछ ऐसी बात की गई थी, कुछ ऐसी बात की गई थी, वैसा ही प्रश्न ये भी, इसमें भी वैसी कुछ बात की जा रही। दोनों प्रश्न सेम थे, तो लगाने का पैटर्न माइंड में सेट हो गया होगा। प्रॉफिट लॉस हमने ऑनलाइन में पूरा का पूरा पढ़ा रखा है। अप्रॉक्स 17-18 क्लासेस हैं, पूरा का पूरा A to Z प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किया है। तो आप A to Z प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर लो, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न वहाँ पे मिलेंगे। और एक बार में 100% गारंटी लेता हूँ, अगर आपने हमसे मैथ पढ़ी है ऑनलाइन या ऑफलाइन में, तो मेरी गारंटी कि आपको मैथ जरूर आई होगी और समझ में 100% आया होगा। अभी मैं देखिए, जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं ना, इसमें उनको समझने में परेशानी हो रही होगी, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप मेरी चैप्टर वाइज क्लासेस ज्वाइन करो, आपको बिल्कुल मतलब एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इम्पॉसिबल है ना समझ में आए, मैं कहता हूँ कैसे नहीं आएगी आपको मैथ, गारंटी है मेरी आपको मैथ आएगी। आप मेरी क्लासेस तो ज्वाइन करो। आइए अगला प्रश्न समझते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा, ठीक। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु इतने में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है भैया। उसने कहा है कि यदि वस्तु जो है 3840 रुपए में बेची जाती है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में CP।
जब तक आपके पास सीपी कॉस्ट प्राइस मीन्स क्रय मूल्य, जब तक आपके पास वस्तु का क्रय मूल्य नहीं होगा तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि। बात समझ में आ रही? देखिए, आपको विक्रय मूल्य तो दिया गया कि आप एक वस्तु को 3840 रुपए में बेचते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप उस वस्तु को खरीद के कितने में लाए हो। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको वस्तु कितने में खरीद के लेके आए हो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको लाभ हो रहा है या हानि। तो वस्तु कितने में खरीद के लेके आए हो, वो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएगा, इतने से। देखो मेरी बात समझिएगा, प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 करते हैं बराबर अधिक या कम। हम आपको शॉर्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, अधिक या कम। लॉस 1 प्लस लॉस 2 करते हैं बराबर में अधिक या कम। प्रॉफिट परसेंट प्लस प्रॉफिट पर, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। प्रॉफिट 1 माइनस प्रॉफिट 2 लॉस 1, प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंट बराबर अधिक या कम। ये हम डायरेक्ट सीपी निकालने का मेथड बता रहे हैं ऐसे प्रश्नों का। और भैया ऐसे प्रश्न इस बार लगातार 100% आप जाके देख लेना, सीजीएल 2022 के प्री में हर पेपर में आया है ऐसा प्रश्न। सीजीएल मेंस तक की ये प्रश्न चले हैं इस बार, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इनका, ठीक है। अब समझिएगा, जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया गया हो, यहाँ से ये सीपी निकालने का हमने डायरेक्ट मेथड बता दिया, सीपी निकालने का। जब प्रश्न में प्रॉफिट और प्रॉफिट दिया गया, दोनों बार प्रॉफिट दिया जाए तो उसको माइनस करके जो मूल्य अधिक या कम दिया जाएगा उसको लिख देंगे। लॉस और लॉस दिया जाएगा तो दोनों को माइनस करके अधिक या कम लिख देंगे। एक बार प्रॉफिट, एक बार लॉस परसेंट। देखो, एक बार 18% की हानि, एक बार 12% का लाभ, मतलब एक बार प्रॉफिट हो रहा है, एक बार लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। 12% प्लस 18%। अधिक या कम कितना, 960 रुपए अधिक में बेचता है, तो अधिक या कम की जगह 960 रखिएगा। 12 और 8 30% की वैल्यू है 960। यहाँ से भैया 1% की वैल्यू निकाल लीजिएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, मतलब 1% की वैल्यू 32। हमेशा वस्तु का सीपी जो होता है वो 100% होता है, वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 100 से इसमें गुणा कर देना, 100% बन जाएगा। बराबर में 100 से इसमें गुणा कर देना तो ये 3200 बन जाएगा। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपया है, 3200 रुपया। आप वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल गया 3200 रुपया। अब 3200 रुपए की वस्तु को 3840 रुपए में बेचते हो तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 640 रुपए का लाभ हुआ। जब 3200 की वस्तु को 3840 में बेचोगे कितने का लाभ होगा, 640 का। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी 3200, 2 जीरो से 2 जीरो, 32 दूना 64। कितने परसेंट का प्रॉफिट आ रहा भैया, 20% का। देखिए बेहतरीन प्रश्न है, गजब का प्रश्न है। बस इस चीज को ध्यान रखना, यहां से डायरेक्ट वस्तु का सीपी निकाल लेना, यहां से डायरेक्ट वस्तु का सीपी निकाल लेना। कभी कभी सिर्फ वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछता है पेपर में, कभी कभी सिर्फ वस्तु का क्रय मूल्य ही पूछता है। तो जैसे ही वस्तु का क्रय मूल्य पूछेगा तो हम आंसर बता देंगे 3200। अब इसने एक स्टेप को बढ़ा दिया, इसलिए हमें इतना और कैलकुलेशन करना पड़ गया, वरना अभी तक प्रश्न में सिर्फ वस्तु का सीपी ही पूछता था, और जब सीपी पूछता हम डायरेक्ट आंसर यहां से बताते। ये 3 फॉर्मूले इनको लिख लेना। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको सीजीएल मेंस के पेपर में, प्री के पेपर में, सीएचएसएल के पेपर में, सीपीओ के पेपर में मिलेंगे देखने को। 100% कहता हूं गारंटी के साथ, इसको नोट जरूर कर लेना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये पूछे जाएंगे, पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब जगह ये आपको देखने को मिलेंगे। चलें आगे बढ़ा जाए, क्लास बहुत ही खतरनाक है आज की, बस आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। बता जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। आपने एक चीज पढ़ा होगा, जब भी आपकी आय से आपकी बचत को घटा दिया जाए तो आपका व्यय मिलता है ना। ये तो बहुत आसानी से आपको माइंड में सेट होगा
ये तो अब छोटी सी नॉर्मल की बात हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं और 20 रुपये बैंक में जमा कर देते हैं तो 80 रुपये हमने खर्च कर दिया, मीन्स 100 से आपकी बचत को माइनस कर दिया, आपकी व्यय पता चल गई। आपकी आय 100 रुपये है, आपने 20 रुपये बैंक में जमा किए, मीन्स बचत किया, तो आपने खर्च कितना कर डाला, 80 रुपये। आपने 100 से 20 घटा के बता दिया 80 रुपये का खर्च है, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न की लैंग्वेज की ओर बढ़ते हैं। कह रहा ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है। एक ए है और एक बी है। अनुपात, हमेशा अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। इनकी आय का अनुपात हमने कह दिया, एक का 11x है और एक का 13x है, ठीक है। मासिक आय का अनुपात एक का हमने कहा 11x है और एक का हमने कहा 13x है। उनके व्यय का अनुपात 9:11 है। व्यय कहाँ, बराबर में 9:11 का मतलब 9/11। वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये बचाते हैं। वे दोनों प्रतिमाह 4,000 रुपये बचाते हैं। बचत इनकी 4,000 की, 4,000 इसमें से माइनस कर दो, 4,000 इसमें से माइनस कर दो, ठीक। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 11 का गुणा इधर करिएगा, 9 का गुणा, 11 का गुणा इसमें और 9 का गुणा इसमें, 11 ग्राम 121x माइनस 11 चौको 44 000 इक्वल टू में 9 से गुणा करिएगा, 9 त्रिक 27 का 7 और 2 9 1 9 9 2 11 13 9 117 माइनस 9 चौको 36, ठीक। 117x को इधर भेजिएगा, 121x माइनस 117x इक्वल टू में माइनस का 36,000, ये माइनस वाला उधर चला जाएगा, प्लस का 44,000। ये 121x से 117x जाएगा 4x, 44 से 36 घटाओगे 8,000। x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 2,000। x की वैल्यू आपने निकाल ली 2,000। आपसे पूछा क्या है, उनकी आय में अंतर क्या है, a और b की आय क्या है, a और b, इसकी है 11x और इसकी है 13x, ठीक। अगर हमसे ये पूछता कि a की आय कितना है, तो आप 11 गुणे 2,000 कर देंगे और बताएंगे a की आय है 22,000। अगर वो आपसे पूछता b की आय कितनी है, तो आप 13 गुणे 2,000 कर देते और बताते b की आय 26,000 है। अब उसने ये नहीं पूछा, उनकी आय नहीं पूछा, उसने पूछा उनकी आय में अंतर कितना है। तो दोनों में अंतर निकालो, कितने का अंतर है, 2x का, तो 2 गुणे 2,000 कर देना, उनका अंतर आ जाएगा 4,000 का। ये देखिए 4,000, ठीक। अब आप इसका अंतर निकालते तब भी 4,000 ही आता, 26,000 से 2,000 माइनस कर देते तो दोनों का अंतर 4,000 आता। लेकिन जब हमसे ये नहीं पूछा है तो हम अपना पेपर में समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये तो हमने a की आय निकालने का और b की आय निकालने का तरीका बता दिया कि आने वाले किसी प्रश्न में शायद पूछ ही ले आपसे कि a की आय बताओ, तो a की आय 11x है और b की आय 13x है, तो x की वैल्यू आपने 2,000 निकाल ही ली है, तो a की आय में जब 2,000 से गुणा करोगे तो 22,000, इसमें 2,000 से गुणा करोगे 26,000। लेकिन दोनों की आय का अंतर पूछा है, अंतर, तो 13 से 11 घटा दो 2x, x की वैल्यू 2,000, अंतर आ जाएगा 4,000। मतलब वहां पे आय निकाल के अंतर निकालने की जरूरत नहीं, समय बर्बाद होता है। लेकिन जब आपसे आय पूछेगा तब आप सिर्फ आय निकाल के आंसर बताना, जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा करना है। मैंने सब कुछ बता दिया कि क्या क्या पूछ सकता है और इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट कोई नहीं। मैं वही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि आपके माइंड में सेट रहे। भैया देखो, मैथ बहुत लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेरा जो उद्देश्य होता है ना, हम आपको उन्हीं चीज़ों से जोड़ते हैं जो आपके जीवन से जुड़ी होती हैं हमेशा। अब आय और बचत और वे आपके जीवन से जुड़ी हैं, हमने उसी कॉन्सेप्ट से इसको जोड़ रखा है। क्योंकि आप नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, नए नए मेथड पढ़ सकते हो, नए नए ट्रिक पढ़ सकते हो, लेकिन बेटा मैं गारंटी लेता हूँ पेपर में किसी को याद नहीं रहता, ना ही इतना समय रहता है। लोग वही लगाते हैं जो उनके जीवन से जुड़ी होती हैं। ये सब चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखो, इधर उधर मत भागो। जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ, मैं गारंटी लेता हूँ सब कुछ होगा। सीजीएल 2022 के पेपर का प्रश्न है, हमने 2022 को टारगेट कर दिया और सारे क्वेश्चन सॉल्व करा डालूंगा और 23 का पेपर आपके लिए आसान हो जाएगा। जो होने वाला सीजीएल होगा वो आपके लिए आसान होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी आई। प्रश्न CGL 2022 से है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ? हमने एक चीज मान लिया कि व्यक्ति का जो वेतन है वो 100 रुपया है। इस समय वेतन 100 है, ये हमने लेट कर लिया। माना आपका वेतन 100 रुपया है प्रेजेंट टाइम पे, आप 100 रुपये कमाते हो, रोज कमाते हो, ये कह सकते हैं ना। आप 100 रुपये कमा रहे हो, फिर क्या हुआ समझते चलिएगा। बिल्कुल आपके ही लाइफ से जोड़ते हुए चलेंगे हम लोग मैथ को भी। बिल्कुल जैसे GS को लोग को रिलेट करते हैं ना, कहते हैं जीवन से ही जोड़ो, वैसे मैं मैथ को आपके जीवन से जोड़ते हुए चलूँगा। आपको कैसे नहीं आएगा? हमारी लाइफ में जो बीतता वो भी सब मैथ ही, गणित ही है। प्रत्येक घंटे जो बीतता जा रहा है वो सब गणित है। आप उसको समझने का प्रयास करो। एक एक सेकंड का जो एक एक सेकंड है उसको समझने का प्रयास करो। बहुत ही बहुमूल्य समय है आपका ये। इस समय को ऐसे मत गुजरने देना। ये समय बहुत कीमती है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। इस समय को किसी और के पीछे मत बर्बाद करना। ये समय बहुत कीमती है। ये समय अपने रिश्तेदारों के साथ मत व्यतीत करना। ये समय आप अपने रिश्तेदारों की शादी, विवाह, पार्टी, मुंडन, तिलक, संस्कार जो भी होता है इन सब में मत बर्बाद करना, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। ये समय दोबारा लौट के नहीं आएगा। इस समय को आप समझो। ये समय आपके भविष्य को बदल सकता है। मात्र 1.5 साल आप अच्छे से मेहनत कर लो, मैं कहता हूँ कि नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेहनत 1.5 साल हमें सब कुछ त्याग देना है। मोह माया, प्रेम विवाह सब कुछ त्याग देना है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ओर चलना है। एक बार मन लगा के हमारे साथ पढ़ाई कर लो, 1 साल से 1.5 साल, उसके बाद देखो कि आपको जॉब कैसे नहीं मिलती। वैकेंसी लगातार SSC ला रहा है। CGL बताइए 14,000 वैकेंसी ला रहा है। इससे बड़ा काम क्या कर सकता है CGL? जो आज से 7 सालों में नहीं हुआ CGL ने वो करके दिखा दिया 14,000 वैकेंसी ला के। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि CGL हर साल 4, 5,000, 6,000 वैकेंसी लाता था। इस बार 14,000 वैकेंसी लेके आ रहा है। तो मैं ये कहूँ कि ये जो सोने पे सुहागा नहीं होता ना, वैसे ही ये आपके लिए वैकेंसी। इसको अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, ठीक है। चलो इस प्रश्न की फीलिंग को समझो, अपने साथ इसको जोड़ने का प्रयास करो। आप समझिएगा, हमने कहा कि आपका वेतन 100 रुपया है, तो 100 रुपया आपका वेतन है प्रेजेंट टाइम पर। कह रहा वेतन में 50% की कमी की गई। जब भी कमी होती 100 में घटाते हैं, जब भी वृद्धि होती 100 में जोड़ते हैं। जब 50% की कमी हुई तो 100 से 50 घटाओ, 50/100। फिर बाद में 50% की वृद्धि हुई तो 50 जोड़ दो 100 में, 150/100। फिर 100% की वृद्धि हुई तो 100 में 100 जोड़ो, 200/100। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा अभी पता चलेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 15, 25, 75 गुणे 2। प्रेजेंट टाइम उसका वेतन हो गया कितना? 150 रुपया। पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब आप 150 रुपये कमाते हो। आपको लाभ हुआ या हानि? हाँ लाभ हुआ। कितने रुपए का? 50 रुपये का। तो मतलब जो लाभ हुआ वो कितना है? 50% है। 100 से कितना हो गया है? 150। तो लाभ कितना है? 50% का लाभ है। देखिए आ गया आंसर, कितना आसान है। पहले आप 100 कमाते थे, 100 के बाद आपके वेतन में पहले 50% की कमी की गई, दोबारा 50% की वृद्धि की गई, तीसरी बार फिर 100% की वृद्धि की गई। तो अब आप 150 रुपये कमाने लगे। पहले 100 कमाते थे, अब 150 कमाते हो। कितनी वृद्धि हुई? 50 की। वही 50% है। आपके वेतन में जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना है? 50% का प्रॉफिट है। बताइए बाबू, कहीं पर कोई समस्या है आपको? कहीं पर कोई डाउट है? सब कुछ बिल्कुल क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ बिल्कुल आग लगाते हुए पढ़ाई करो। बहुत ही शानदार प्रश्न। मतलब मैं समझाते समझाते भी परेशान हो जाऊंगा। अगर एवरेज आपने हमसे नहीं पढ़ा है तो शायद ही समझ में आएगा। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। प्रयास हमारा रहेगा कि अच्छे से समझाया जाए। चलिए, कह रहा 16 संख्याओं का औसत 48 है। 16 संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। इनमें से पहली 6 संख्याओं का औसत 45 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 53 है।
8वीं 9वीं, यही तो कहा, 7वीं 8वीं 9वीं संख्या से क्रमशः, 7वीं 8वीं 9वीं संख्या से क्रमशः 3 और 7 अधिक हैं, 3 और 7 अधिक है, मतलब पहली वाली 3 अधिक होगी, दूसरी वाली 7 अधिक होगी, यही तो कहा। 7वीं और 8वीं संख्या 9वीं संख्या से 3 और 7 अधिक है, पहली कौन सी 7, 7वीं संख्या, तो पहले पे 3 अधिक है तो x + 3 करो। दूसरे नंबर पे कौन सी 8वीं, तो दूसरे पे कितना है 7, तो x + 7 करो। हमने 9वीं संख्या को x मान लिया, ये x + 7 है, ये x + 3 है। अब सुनते जाइएगा मेरी बातों को। भैया कहा है 16 संख्या, टोटल संख्याओं का औसत 48 कहा गया, जितनी संख्याएं उन सब का औसत 48 कहा गया, मतलब एक एक संख्या 48 48 48 हो सकती है। तो अगर हम इन तीनों संख्याओं का टोटल निकालना चाहें तो हम ये कह दें 48 × 3। 48 × 3 का मतलब क्या, 144, 3 × 8 = 24 का 4 हाथ से लगेगा, 3 × 8 = 24 का 4 हाथ से लगेगा, 3 × 4 = 12, 2 = 14। अभी आगे समझते जाइएगा। जब भी योग निकालना होता है, टोटल निकालना होता है, तो नंबर में एवरेज का गुणा कर देते हैं। जब नंबर में एवरेज का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल। भैया अगर आपने एवरेज पढ़ा तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा। अब समझिएगा, पहले हम इसमें गैपिंग निकालते हैं। ये एवरेज से कितना कम है, -3। अगर एक संख्या में 3 कम है तो 6 संख्या में 18 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, +5। अगर एक संख्या में 5 ज़्यादा तो 7 संख्या में कितना ज़्यादा है, 35। टोटल परिवर्तन क्या है, प्लस का 17 ज़्यादा है। एवरेज से ये 6 संख्याएं एवरेज से 3 कम है तो 6 संख्याओं में कितना कम है, 18। ये 7 संख्याएं एवरेज से 5 ज़्यादा हैं तो 7 संख्याओं में कितना ज़्यादा है, 17। जब 35 से 18 घटाओगे तो 17 की वृद्धि आएगी, और जो वृद्धि आएगी वो तीनों संख्याओं से माइनस कर देना, क्योंकि हमें ये बैलेंस बराबर करना होता है सभी संख्या के लिए। अगर ये प्लस में आता तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर माइनस में आता तो यहाँ पे प्लस करेंगे। 144 से 117 घटाओ, इधर से 14 से 7 जाएगा 7, ये 3 से 1 जाएगा 2, और ये 127, सॉरी 1 हासिल किया तो 3 से 1 जाएगा 2, ठीक है। ये आ जाएगा, ये x + 3 + x + 7 + x, ये 7 3 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये x 3x हो जाएगा, 3x = 117 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27, 39। x बराबर कितना आ गया, 39। अभी समझते जाना भी बहुत कुछ है इस प्रश्न में, इतना आसान नहीं भैया। एक बार में अगर आपके समझ में आ जाए तो इतना आसान भी नहीं है भैया। सीजीएल का प्रश्न है, पूरा एवरेज अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा तब ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर एवरेज अच्छे से नहीं पढ़ रखा तो इतना कॉन्सेप्ट इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब समझिएगा आगे, x की वैल्यू मिल गई। अगर हमसे क्या कहा, 9वीं और 7वीं संख्या का औसत क्या है, 7वीं संख्या कौन सी, ये वाली, 9वीं संख्या कौन सी, ये वाली। तो यहाँ पे 39 रखो 7वीं संख्या निकालने के लिए। 39 + 3 कितना हो जाएगा, 39 से 40 2 42। 9वीं संख्या क्या होगा, 9वीं संख्या x है 39। एवरेज बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, जितनी संख्याओं का एवरेज निकालना उतनी संख्याओं को जोड़ो। 9 2 11, 4 3 7 1 8, 2 से भाग करो, 40.5 आंसर आएगा, 40.5 आंसर आएगा। भैया अगर ये नहीं समझ में आया है तो हमारी एवरेज की क्लास को ज्वाइन करो, सब कुछ समझ में आएगा। एक एक मेथड, एक एक कॉन्सेप्ट समझाया गया है भैया। यहाँ पे पूरी तरीके से आपको समझाने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए, और ये रिवीजन क्लास समझो इसको, क्योंकि ये डोज है, इसमें फटाफट कैलकुलेशन करके आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा त्रिभुज LMN, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपके पास LMN, सुनते जाना, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। आइए, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये M है, ये L है और ये N है, ठीक है।
एक एक चीज को समझना। एल और एन के समद्विभाजक बाइसेक्टर, एल और एन के समद्विभाजक बाइसेक्टर के कोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, 112 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एल और एन के समद्विभाजक जो हैं 112 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। कोण एम का मान क्या होगा, इसका मान आपसे पूछा है। ठीक, आप समझिएगा, ये बाइसेक्टर हैं, मतलब ये कह सकते हो आप, अगर ये बाइसेक्टर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। हमें इस कोण का मान निकालना है। आप समझिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग जल्दी से बताओ भैया क्या होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये एक ट्रायंगल है, सुनते जाइएगा, ये एक ट्रायंगल है और इसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये वाला जब 112 है तो ये और ये कितना होगा। जब 180 से 112 घटाओगे तो आएगा 68, और ये कोण आपस में बराबर है क्योंकि ये बाइसेक्टर है, ये और ये आपस में बराबर है। ये मतलब आधा, ये भी आधा है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 34 डिग्री। आप समझिएगा, ये वाला कोण 34 डिग्री का है और ये वाला कोण 34 डिग्री का है। अब भैया एक बात और, ये बाइसेक्टर है, इस कोण का, इस पूरे कोण का जो बाइसेक्टर है वो कौन है, ये है। तो अगर ये 34 है तो ये भी 34 होगा। इस वाले कोण का बाइसेक्टर ये है, अगर ये 34 तो ये भी 34। बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजक, मतलब समान समान भागों में विभाजित करना, समान समान भागों में विभाजित करना। ये बाइसेक्टर है दोनों। अब आगे समझिएगा, अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस वाले ट्रायंगल की, पूरे ट्रायंगल की बात करें, ये वाले ट्रायंगल की, ये पूरे अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये टोटल कोण कितना होगा 68 डिग्री का, और ये टोटल कोण कितना होगा 68 डिग्री का। अगर ये 68 और ये 68 है तो ये कितना होगा, टोटल तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। ये 68 है और ये 68 है, तो 68 और 68 जोड़ दो, 8 8 16 का 86 लगा, 1 6 6 12 1 13, 180 से 136 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 44 डिग्री। ये वाला कोण कितना आ गया 44 डिग्री। बताओ कोई डाउट है भैया, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक एक पॉइंट मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, कहीं पर कोई डाउट। चलिए भैया फिर कल मिलते हैं आगे, ठीक है, धन्यवाद।